देखो टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। आवाज नहीं आनी चाहिए दिखते अब आप। सेंटर ऑफ मास क्या होगा कि मान लो कि कोई जितनी भी बॉडी है उसके इसमें एक पॉइंट ऐसा मानते हैं जिसमें पूरी बॉडी का मास हम क्या मानते हैं, कंसंट्रेटेड है। अगर मान लो ये मार्कर देखें तो इस केस में इसके पूरे मार्कर में भी क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां से आप पकड़ोगे तो क्या रहेगा, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी कि ना इधर ना इधर, तो क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। अगर मान लो मैंने यहाँ से पकड़ा है तो इस केस में अगर हल्का सा इधर आप करोगे तो इधर हो जाएगा, हल्का सा इधर करोगे तो इधर। तो एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहाँ पे पूरी बॉडी का जो मास है वो हम मान सकते हैं, इस पूरी बॉडी का मास जो है मान लो कुछ भी है तो उस केस में एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे हम पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। एक इमेजिनरी पॉइंट है कि उस केस में यहाँ से अगर आप पकड़ोगे तो उस केस में क्या करेगा, ये मार्कर इक्विलिब्रियम में रहेगा, ना ये इधर ना इधर। अगर उससे इधर उधर आप पकड़ोगे तो उस केस में क्या होगा, वो डाइवर्ट होगा जिसकी तरफ मास ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या होता है, एक इमेजिनरी पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे हम पूरी बॉडी का मास क्या मानते हैं, कंसंट्रेटेड मानते हैं, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, लिखो इस बात को, सेंटर ऑफ मास क्या, इट इज ए इमेजिनरी पॉइंट, इट इज ए इमेजिनरी पॉइंट वेयर होल मास ऑफ सिस्टम, it is a imaginary point where all mass of system can be assumed to be concentrated. It is a imaginary point where all mass of system can be assumed to be concentrated. It is a imaginary point where whole mass of system can be assumed to be concentrated. एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि इस पॉइंट पे पूरी बॉडी का मास क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा, यानी कि उस केस में पूरी बॉडी का मास उस पॉइंट पे मान सकते हो आप। ठीक है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। अब मान लो सेंटर ऑफ मास की जो ज़रूरत पड़ती है कि मान लो कि अगर आपने ये पढ़ा है कि मान लो दो बॉडी दे रखी है आपको, एक ये दे रखी है और एक ये, इसका मास मान लो m1 है, इसका मास क्या है m2। हमने ये पता है कि दो बॉडी हैं वो एक दूसरे की तरफ क्या लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसमें, और उसकी वैल्यू क्या होती है, F = g m1 m2 बाय में r²। तो यहाँ पे r क्या लोगे आप, गैप हम यहाँ से लेके यहाँ तक का लें या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का लें, तो गैप क्या लें, r की वैल्यू क्या हो, ये बताना है। तो इस केस में यानी कि हम ये मानते हैं कि इस पूरी बॉडी का मास एक सेंटर होगा जहाँ पे कंसंट्रेटेड हो, क्या पता ये कहीं से किस मटेरियल की बनी हो, यहाँ से हल्की हो यहाँ से हैवी हो। तो एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे पूरी बॉडी का मास हम क्या मान सकते हैं, कंसंट्रेटेड। तो उस पॉइंट से लेके सेम इसमें भी यहाँ पे भी इसका एक सेंटर ऑफ मास होगा, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस लेते हैं यहाँ पे r। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास यानी कि पूरी बॉडी का जो मास फैला हुआ था पता नहीं किस तरीके से फैला हुआ है। तो उस केस में एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा कि जहाँ पे पूरी बॉडी का मास जो है वो क्या मान सकते हैं, हम कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। इस केस में मान लो इस तरीके से भी आता है कि एक रोड दे दिया आपको, मास दे दिया उसका m, एक रोड दे दिया ऐसे, इसका मास क्या दे दिया, m दे दिया, लेंथ क्या दे दी इसकी l, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बता दो। इस रोड की मास दे रखा है m, लेंथ l दे रखी है, पोटेंशियल एनर्जी इसको रेफरेंस मान के Gm/L पोटेंशियल एनर्जी। एक रोड है जिसका मास m है, लेंथ l है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसको अगर रेफरेंस मान रखा तो बेस को 0 हो जाएगी, कितनी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो mgl/2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इसका मास जो है वो फैला हुआ है, एक रोड है इसका मास दे दिया तो इसका मास पूरे इसमें लेंथ में फैला हुआ है, तो हम जो लेंथ ले वो हम कौन सी ले, तो इस केस में क्योंकि मास तो हर जगह ही है तो इस केस में हम लेंथ क्या लें, तो इस केस में यहाँ पे लोगे तो इसकी इस पीस की पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी, इस पीस की पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी, इसको छोटे छोटे, तो हर पीस की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। तो उस केस में हम क्या मानते हैं कि इस पूरी जो रोड है इसका मास जो मानते हैं वो क्या मानते हैं कि ऐसा पॉइंट होगा जिसमें पूरी बॉडी का मास क्या मानते हैं, कंसंट्रेटेड। तो मान लो कि वो पॉइंट ये है, तो यहाँ से लेके मान लो l, ये डिस्टेंस जो ले ली ये भी कुछ भी होगी, l होगी, x होगी, या फिर इसमें यूनिफॉर्मली फैला हुआ है तो ये कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, l/2, ठीक बीच में हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी,
इंटू में L/2, क्योंकि इस पूरी बॉडी का मास इस पॉइंट पे क्या मान लिया हमने, कंसंट्रेटेड। अगर यूनिफॉर्मली मास फैला हुआ है तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, ठीक बीच में, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgL/2। आगे समझ। तो इसलिए सेंटर ऑफ मास कैसे निकाले, तो इसकी जरूरत पड़ती है बार बार कि सेंटर ऑफ मास निकालना आना चाहिए हर एक बॉडी का, ठीक है। इसके क्वेश्चन देती हूँ वो करके दिखा दो। तीन मासेस दे रखे हैं आपको, M1, M2 और M3। इन तीनों मासेस का सेंटर ऑफ मास बता दो कहाँ पे होगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। सेंटर ऑफ मास पूछ ले, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट बताने क्या होंगे। तो पहले आप क्या करोगे, ये क्या हो जाएगी y एक्सिस और ये क्या होगी x एक्सिस। तो तीन बॉडी है जिनका मास M1, M2, M3 दे रखा है। तो मान लो इसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो है x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2 और इसके कोऑर्डिनेट क्या है x3, y3, ठीक है। तो इस केस में इसके कोऑर्डिनेट है मास M1, मास के कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2 और इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं x3, y3। कोऑर्डिनेट का मतलब कि ये जो मास रखा हुआ है x एक्सिस पे x1 डिस्टेंस चले और फिर y एक्सिस में यहाँ पे रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से x1 डिस्टेंस चले फिर y एक्सिस में क्या चले y1 डिस्टेंस। तो इसके कोऑर्डिनेट ये हो गए। M2 का जो मास, इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी, यहाँ से x2 डिस्टेंस, x एक्सिस में कितना डिस्टेंस चले x2, फिर y एक्सिस में y2। इसकी सेम इसकी तरह x1 में कितना डिस्टेंस चले x3 और y में y3। तो इसके कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास निकालना, इसका मतलब उसके x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और अगर z एक्सिस भी दे रखा है तो उस केस में उसका z कोऑर्डिनेट भी। तो एक्सियम निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो होगा m1 और इसका जो x1 कोऑर्डिनेट है वो m1 इंटू में क्या हो जाएगा x1 प्लस जो m2 है उसका क्या x कोऑर्डिनेट m2 इंटू x2 प्लस में जो m3 मास है उसका x कोऑर्डिनेट प्लस में m3 इंटू में x3 डिवाइड बाय में टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। ये तरीका होता है सेंटर ऑफ मास, यानी कि तीन मासेस अलग अलग दे दिए, अलग अलग डिस्टेंस, उनके अलग अलग कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ये पूछ लिया सेंटर ऑफ मास के जो है उसका कोऑर्डिनेट बताओ कहाँ क्या होगा। तो उस केस में x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m1 उसका जो मास है m1 उसका x कोऑर्डिनेट प्लस m2 बॉडी का x कोऑर्डिनेट, m3 बॉडी का x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय में टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। ऐसे ही YCM सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट वो क्या हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइड बाय में m1 प्लस m2 प्लस m3। अगर इसके भी एक z कंपोनेंट भी दे रखा, z कोऑर्डिनेट भी दे रखा होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, ZCM भी आ जाता। एनी डाउट, समझ में आया। ये हम पढ़ रहे हैं सेंटर ऑफ मास ड्यू टू पॉइंट मास, पॉइंट मास की वजह से सेंटर ऑफ मास निकालना। सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिखने आने चाहिए, कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। अगर पॉइंट मास की वजह से सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है तो आपको कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। एक क्वेश्चन करके देखो। रेफरेंस आपको ये दे रखा है 0,0। यहाँ पे एक 2 kg की बोले, यहाँ पे 2 kg की बोले,
सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट बता दो क्या होंगे। एक स्क्वायर दे रखा है, उसके हर कॉर्नर पे वर्टेक्स पे 2 kg की क्या रखा है, पॉइंट मास रखा हुआ है। साइड दे रखी है आपको 6 मीटर के इक्वल। रेफरेंस आपको ये गिवन है 0,0। कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए रेफरेंस जरूर गिवन होगा क्वेश्चन में। तो ये बता दो कि सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। फाइंड एक्सियम एंड वाईसीएम। ठीक है वाई अभी तीन। इसमें यहाँ के कोऑर्डिनेट तो 0,0 दे रखा है आपको, रेफरेंस यही दे रखा है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3,6,0। यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 6,6 और यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,6। ठीक है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिख लिया आपने, रेफरेंस आपको गिवन था ये। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स ये तो रेफरेंस गिवन था, रेफरेंस का मतलब जिसको यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,0। यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग 6 और वाई एक्सिस के लॉन्ग चले ही नहीं तो 6,0। यहाँ के हो जाएंगे 6,6 और यहाँ के क्या हो जाएंगे 0,6। तो एक्सियम की वैल्यू क्या हो जाएगी m1 यहाँ के तो 0 है तो ये 2 × 0 प्लस यहाँ पे 2 × 6 प्लस 2 × 6 प्लस 2 × 0 डिवाइड बाय में टोटल मास 8। तो 12 + 12 डिवाइड बाय में 8, 24 डिवाइड बाय 8। अगर ये मीटर में दे रखा है तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसकी यूनिट भी क्या आएगी मीटर में आएगी। जो आपको ये दे रखा होता है उसकी यूनिट भी वही, जो ये आपको गिवन होगी यहाँ पे जो यूनिट होगी सेंटर ऑफ मास की यूनिट भी क्या होगी वही होगी। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर में तो सेंटर ऑफ मास की यूनिट भी क्या जाएगी सेंटीमीटर, यहाँ मिलीमीटर में तो सेंटर ऑफ मास की यूनिट भी मिलीमीटर में, या मीटर में तो यहाँ पे भी मीटर। ठीक है, YCM m1 y1 तो 0 प्लस m2 y2 ये भी क्या जाएगा 0 प्लस m3 2 × 6 प्लस 2 × 6 डिवाइड बाय में टोटल मास आ जाएगा 8। तो 24 डिवाइड बाय में 8 3 मीटर। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3,3। यानी कि यहाँ से भी 3 चलोगे और यहाँ से भी, यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। हवा में हो सकता है सेंटर ऑफ मास, ये मत समझना कि हवा में नहीं हो सकता। ठीक है, फिर ये सोचते हैं कि हवा में अगर हो सकता है तो हम उसको बैलेंस कैसे करेंगे। जरूरी नहीं है कि अगर सेंटर ऑफ मास जहाँ पे हो हम उसको बैलेंस भी करके देखें। ठीक है, तो इस केस में सेंटर ऑफ मास क्या होगा हवा में होगा कहीं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग 3 चलोगे और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी 3, यहाँ पे बीच में कहीं होगा। सेंटर ऑफ मास हवा में हो सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन करता हूँ। इसमें तो रेफरेंस आपको ये गिवन है 0,0। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट बता दो क्या होंगे। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास।
तो भाई और बता दो। हो गया। इसमें देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 6,0, ठीक है। यहाँ के कोऑर्डिनेट तो 0,0 है। ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये हाइपोटेन्यूज होगी, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे ठीक बीच में होगा ये 3 मीटर। ये कितनी हाइपोटेन्यूज 6 मीटर, तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हो। यहाँ पे 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको ये h, तो 36 माइनस 9 27 इक्वल टू क्या हो जाएगा h अंडर रूट 27, यानी कि 3√3। h की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 3√3। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,3√3, ठीक है। यहाँ के कोऑर्डिनेट 0,0, यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 6,0 और यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3,3√3, ठीक है। अब एक्सियम निकाल लो और क्या निकाल लो वाईसीएम। और इसमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर ये जो सेंटर होता है सेंट्रोइड से ये वाली हाइट और ये वाली हाइट 2:1 में डिवाइड होती है हमेशा। कितने में डिवाइड होती है 2:1। सेंट्रोइड से ऊपर वाली ये पूरी जो हाइट होती है, ये नहीं है कि ऊपर भी हाफ, अगर सेंट्रोइड हो जाए ऊपर भी हाफ होगी ऊपर भी हाफ, ऐसा नहीं होता, 2:1 में डिवाइड होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ सेंट्रोइड से लेके ये वाली हाइट अगर पूछे तो ये क्या हो जाएगी 3√3 इंटू में 2/3, और यहाँ से लेके यहाँ तक की पूछे तो कितनी हो जाएगी 3√3 इंटू में 1/3, ठीक है। एक्सियम की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे एक्सियम m1x1 यानी कि 0 प्लस m2x2 3 इंटू 6 प्लस 3 इंटू में 3 डिवाइड बाय में टोटल मास दे रखा आपको 12 9, यह आ जाएगा 18 प्लस में 9 डिवाइड बाय में 9 27 डिवाइड बाय 9 3, और YCM की वैल्यू आ जाएगी आपके पास m1 इंटू एक y1 0 प्लस m2 इंटू y2 0 प्लस m3 इंटू में y3 3 इंटू में 3√3 डिवाइड बाय में टोटल मास है 9 9√3 डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा 9, तो आ जाएगा आपके पास √3। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या देंगे 3,√3। सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 3,√3। ये आंसर होगा इसका। आगे समझ। एनी डाउट? यहाँ तक समझ आ गया? एक क्वेश्चन
तो सेंटर मास के कोऑर्डिनेट, इसको रेफरेंस दे रखा है 0,0। इसको रेफरेंस गिवन है आपको, ये यहाँ पे ये पोजीशन रेफरेंस गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 0,0 लिख दे, इसका मतलब वो रेफरेंस दे रखा आपको, बाकी के कोऑर्डिनेट इसको ध्यान में रखते हुए लिखोगे। करो आप वाई और बता दो। हो गया 12/, यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 6,0, यहाँ के कोऑर्डिनेट 0,2, यहाँ के कोऑर्डिनेट 0,4, यहाँ के कोऑर्डिनेट -6,4। ठीक है, अब एक्सियम निकालो। 4 0 प्लस 2 × 6 12 प्लस 0 0 माइनस का 2 × 6 माइनस का 12 डिवाइड बाय में टोटल मास 2 और 4 6 6 और 2 8 8 और 4 12 12 और 2 14। तो ये कितना आ जाएगा ऊपर ये 0, तो आंसर आ जाएगा एक्सियम क्या आ जाएगा आपके पास 0। क्या कह रहे हो? तो मैंने तो आपने गलती करेगी कुछ। -4 क्यों आएगा? ऊपर ही जा रहे हो आप, नीचे से थोड़ी ना जा रहे हो। माइनस का 6 नेगेटिव एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस तो पॉजिटिव में ही गए हो। वाई सी एम क्या आ जाएगा 0, ये 0 0 ये आ जाएगा आपके पास 2 × 2 प्लस 4 × 4 प्लस 4 × 2 डिवाइड बाय में टोटल मास 14 4 प्लस 16 प्लस में 8 28 डिवाइड बाय में 14 2 आ जाएगा आपके पास। तो कोऑर्डिनेट आएंगे 0,2। एनी डाउट? हो गया?
रेफरेंस आपको इसको दे रखा है 0,0। ईच साइड 6 मीटर के इक्वल है, हर एक साइड इसके इक्वल दे रखी है 6 मीटर। ईच साइड इक्वल टू 6 मीटर। ये बताना है सेंटर और मास के कोऑर्डिनेट बता दो क्या होंगे। एक क्यूब दे रखी है, हर वर्टेक्स पे क्या रखा हुआ है, मास रखे हुए हैं। हर जो साइड है वो किसके इक्वल दे रखी है, 6 मीटर के इक्वल दे रखी है। सेंटर और मास के कोऑर्डिनेट बता दो, एक्सियम, वाईसीएम और जेडसीएम। ये मैं सोचना इसका क्यूब का भी कुछ मास होगा, बस मासेज कुछ इस तरीके से रखे हुए हैं कि क्यूब बन रही है। हो गया होगा 54/, इतना ज़्यादा कैसे आ गया, इतना ज़्यादा कैसे आ गया। देखो पहले कोऑर्डिनेट्स लिखो इनके। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2,0,0 एक्स के लॉन्ग ही चले हो बस, सॉरी 6, साइड आपको 6 दे रखी है तो 6,0,0 एक्स के लॉन्ग ही चले हो बस 6। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 6,6,0। यहाँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 6,6,6। यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,6,0। यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,6,6। यहाँ के कोऑर्डिनेट 0,0,6। यहाँ के 6,0,6। हर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिख लिए सबसे पहले।
निकालो एक्सियम 1 इंटू 0 0 प्लस 6 2 इंटू 6 12 प्लस 2 इंटू 6 12 1 इंटू 6 6 0 4 इंटू 6 24 सॉरी ये जगह 0 और ये 4 इंटू 6 24 डिवाइड बाय में टोटल मास कितना है 20 54 डिवाइड बाय में 20 27 डिवाइड बाय 10 यानी कि 2.7 कितना आ जाएगा आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट 2.7 मीटर में दे रखा है तो 2.7 मीटर। एनी डाउट? वाई सी एम 0 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 6 12 प्लस 1 इंटू 6 6 4 इंटू 6 24 प्लस 3 इंटू 6 12 18 प्लस 3 इंटू 0 और 4 इंटू 0 डिवाइड बाय में टोटल मास जो है 20 कि 60 बन रहा है 48 और 48 और 6 54 54 प्लस 18 72 24 और 12 ठीक है सही 60 डिवाइड बाय में 20 कितना आ जाएगा 3 मीटर। वाई सी एम कितना आ जाएगा 3 मीटर। जेड सी एम 0 प्लस 0 0 1 इंटू 6 6 प्लस 4 इंटू 6 24 प्लस 3 इंटू 0 यह आ जाएगा 3 इंटू 6 18 और 4 इंटू 6 24 डिवाइड बाय में टोटल मास है 20 54 प्लस 18 72 डिवाइड बाय में 20 36 डिवाइड बाय 10 यानी कि 3.6 तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट जो आएंगे वो आ जाएंगे आपके पास 2.7 3 3.6। एनी डाउट? यहाँ तक कुछ पूछना है? एक क्वेश्चन दो रोड दे रखी है, इसका मास m है, लेंथ इसकी l है, इसका भी मास m है, लेंथ l है। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट बताना है। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक ऐसे है, एक ऐसे है। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट बता दो क्या होंगे? रेफरेंस खुद ले लो। ये बता दो कॉमन सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? रेफरेंस की जरूरत नहीं है, पॉइंट मास नहीं है ये। दोनों का कॉमन सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा ये बताने है। रेफरेंस की जरूरत नहीं है, रोड दे रखी है, मास फैला हुआ है, इसमें यूनिफॉर्मली फैला हुआ है मास। कॉमन सेंटर ऑफ मास बता दो कहाँ पे होगा? कितना ऊपर है वही पूछ रहे हैं।
दो रोड है, मास m है, दोनों रोड का लेंथ l है। ये बताना है सेंट्रो मास, कंबाइन सेंट्रो मास कहाँ पे होगा, दोनों रोड्स का पोजीशन बतानी है उसकी। रेफरेंस मान लो, इसको मान लो चाहिए, इस पॉइंट को यहाँ पे, इस एंड को रेफरेंस मान लो। इस रोड के इस एंड के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0,0। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट बता दो। रेफरेंस है और वैसे अपनी अपनी नोटबुक में कर लो ना। इसमें देखो, इस पूरी रोड का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे होगा, बीच में होगा, ठीक। L/2 डिस्टेंस नीचे, ये भी कितनी हो जाएगी L/2 और ये भी क्या हो जाएगी L/2, ठीक है। नीचे वाली रोड का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे, यानी कि यहाँ से L/2। ये नीचे वाली रोड का सेंटर ऑफ मास है, ये ऊपर वाली रोड का सेंटर ऑफ मास है, तो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ठीक इन दोनों के बीच में। ये क्या होगा, कंबाइंड सेंटर ऑफ मास होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस L/2 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी L/4। तो सेंटर ऑफ मास, कंबाइंड सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितने, उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे L/2, L/4। एंड इट आउट। अगर मान लो इस पोजीशन को रेफरेंस मान लिया होता तो आंसर आ जाता है L/4। इसको अगर रेफरेंस मानते तो कितना जाता है -L/2 और L/4। समझ में आ गया? किसी को पूछना है? ये जो सेंटर ऑफ मास है ये ऊपर वाली रोड का सेंटर ऑफ मास है, ये जो सेंटर ऑफ मास है नीचे वाली रोड का सेंटर ऑफ मास है, और इनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास जो होगा इन दोनों सेंटर ऑफ मास के ठीक बीच में। तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस L/2 है, तो ठीक बीच में कितनी हो जाएगी L/4। तो यहाँ से इसको रेफरेंस मान रखा है, तो L/2 डिस्टेंस x एक्सिस में चले और L/4 डिस्टेंस y एक्सिस में। तो सेंटर कंबाइंड सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे L/2, L/4। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो दो मासेस दे रखे हैं आपको M1 दो मासेस दे रखे हैं आपको M1 और M2। इन दोनों के बीच जो गैप दे रखा है वो दे रखा है आपको L। मान लो सेंटर ऑफ मास बीच में कहीं होगा। अगर मासेस दोनों इक्वल हैं तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, ठीक बीच में हो जाएगा L/2 डिस्टेंस पे। चाहे इससे इधर L/2 चल लो, चाहे इससे इधर डिस्टेंस। मान लो ये भी 2 kg का ब्लॉक दे
दे रखा है पॉइंट मास और ये भी क्या दे रखा है 2 kg का। तो सेंट्रो मास जो होगा वो क्या हो जाएगा, ठीक बीच में होगा, चाहे इससे चल लो चाहे इससे, ठीक बीच में होगा। बट मान लो ये अनइक्वल है, m1 और m2 दे रखे हैं हमको, दोनों मासेस की वैल्यू क्या दे रखी है m1 और m2, गैप क्या दे रखा है इनके बीच का l। इस मास से जो सेंट्रो मास की डिस्टेंस है वो दे रखी है आपको x1, सेंट्रो मास और इस मास के बीच का जो गैप दे रखा है वो क्या दे रखा है आपको x2, ठीक है। तो इस केस में x1 और x2 की वैल्यू बतानी है, क्या होगी, फाइंड x1 एंड x2। अगर दो मासेस हैं तो आप इस केस में ऐसा लगा सकते हो x1, एक रूल होता है कि जो सेंट्रो मास है, मास मोमेंटम हमेशा क्या होता है, सेम होता है। सेंट्रो मास से इधर मास मोमेंटम और सेंट्रो मास से इधर मास मोमेंटम। मास मोमेंटम होता है मास इनटू में सेंट्रो मास और मास के बीच का गैप। मास मोमेंटम क्या हो जाएगा, ये m1 मास इनटू में x1, इसको बोलते हैं मास मोमेंटम। मास मोमेंटम मतलब मास और सेंट्रो मास और जिस मास का मोमेंट मास मोमेंटम लिख रहे हो उनके बीच का गैप। जरूर तब होगा जब उस केस में मास दोनों इक्वल होंगे, m1 और m2 अगर इक्वल हैं तो उस केस में x1 और x2 भी इक्वल होंगे। अगर मास इक्वल हुए, मान लो ये भी 4 kg है ये भी 4 kg है, तो x1 और x2 पक्का इक्वल होंगे। बट अगर मासेस अलग अलग हुए तो m1 और x1 x2 अलग अलग होंगे उस केस में, क्योंकि सेंट्रो मास जहाँ पे मास मान लो ये 10 kg है ये कितना है 4 kg, तो उस केस में एक सेंट्रो मास जो है m इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा 10 kg की तरफ, तो x1 कम होगा x2 क्या होगा ज़्यादा। जहाँ पे मास ज़्यादा होता है सेंट्रो मास उसकी तरफ शिफ्ट होता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे x1 और x2 जरूरी नहीं है इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकते, तभी इक्वल होंगे जब दो मासेस जो दे रखे हैं दोनों का मास इक्वल है, तो उस केस में x1 और x2 इक्वल होंगे। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ मास मोमेंटम हमेशा सेम होता है, सेंट्रो मास से इधर मास मोमेंटम और इधर मास मोमेंटम क्या होता है सेम, यानी कि m1 x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा m2 x2। एक इक्वेशन तो ये बन गया आपके पास। मास मोमेंटम क्या होता है सेम होता है, m1 x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा m2 x2। मास मोमेंटम सेम होगा, मैं x1 x2 की बात नहीं कर रही, मास मोमेंटम की बात कर रही हूँ। मास मोमेंटम हमेशा सेम होता है। सेंट्रो मास मान लो यहाँ पे एक मास रखा हुआ है यहाँ पे एक मास, सेंट्रो मास यहाँ पे होगा, तो सेंट्रो मास और मास के बीच का गैप इनटू में ये मास, वो उसको बोलते हैं मास मोमेंटम। मास इनटू में गैप बिटवीन सेंट्रो मास एंड मास। तो यहाँ पे m1 x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा m2 x2। फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई, और दूसरी इक्वेशन x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा l के इक्वल। सेकंड इक्वेशन ये है, इन दोनों को सोल्व करोगे बाय सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो x1 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी m2 l डिवाइड बाय में m1 प्लस m2, और x2 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी m1 x1 डिवाइड बाय m1 इंटू l डिवाइड बाय में m1 प्लस m2। इसको अब तक जितने कोऑर्डिनेट लिख के करा था उस तरीके से भी कर सकते हो तो भी आंसर सेम ही आएंगे, और इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। ये दो मासेस के लिए ही एप्लीकेबल है। दो मासेस अगर गिवन है तो उस केस में सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप ऐसा लिख सकते हो, x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी m2 इंटू एल डिवाइड बाई में m1 प्लस m2, और x2 अगर निकालना है तो m1 इंटू एल डिवाइड बाई में m1 प्लस m2। यानी कि इस मास से डिस्टेंस हो जाएगी x1 और इधर से इस मास से पूछी है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी x2। एक क्वेश्चन करके दिखा दो। मान लो ये दे रखा आपको 4 kg 8 kg, गैप दे रखा है दोनों के बीच 12 मीटर। x1 और x2 की वैल्यू बता दो क्या होगी। फाइंड x1 एंड x2। यानी कि आप नोट करके लिख सकते हो आइदर साइड ऑफ, आप ये नोट करके लिख सकते हो आइदर साइड ऑफ सेंटर ऑफ मास, मास मोमेंटम ऑलवेज सेम। सेंटर ऑफ मास के दोनों साइड मास मोमेंटम सेम होता है हमेशा। यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी m2 8 इंटू में 12 डिवाइड बाय में टोटल मास हो जाएगा 12, तो 8, और x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4 इंटू में 12 डिवाइड बाय में
टोटल गैप है इनके, टोटल मास हो जाएगा आपके पास 12। ये आ जाएगा आपके पास 4। एनी डाउट? अगर दूसरे में वो टोटल से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? क्या कह रहे हो? अगर एक x1 आ गया तो दूसरा हाँ ऐसा भी कर सकते हो, एक आगे तो दूसरा तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। समझ में आ गया? कोई डाउट? ये वाली बात कहीं पे भी यूज हो सकती है कि आइदर साइड ऑफ सेंटर ऑफ मास मास मोमेंटम ऑलवेज सेम, और ये बात यूज भी होती है कि अगर ये बोल दिया कि एक डिस्क है और डिस्क में से r/2 का पोर्शन कट कर दिया तो सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो जाएगा, तो उसमें यूज भी होती है वो शिफ्टिंग निकालने के लिए। इस बात का यूज भी होता है कि आइदर साइड ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये वाला फॉर्मूला आप 2 मासेस के लिए लगा सकते हो बस, और इस क्वेश्चन को अब तक कोऑर्डिनेट लिख के करा उस तरीके से भी कर सकते हो तो भी आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास, अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये। उसकी शिफ्टिंग r में 40 नहीं